बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक रबता करके उनको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान साहब ने अमरीकी सदर जो बाइडन से भी एक अहम मुलाकात की है और इसके अलावा ईद उल अज़हा के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उस पर सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ नून लीग और PTI दोनों इस वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है और बयानिया इस वक्त कौन सी पार्टी का ज़्यादा मजबूत है? नहीं, बयानिया तो इस वक्त यकसा ही हो गया है तकरीबन, और उसकी वजह यह है कि तलखी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि तलखी एक पूरी फ़ज़ाओं में ऐसी घुली हुई है। और उसमें कल जो वाक़या पेश आया एहसन इकबाल साहब के साथ जी। या जो मामला इमरान साहब के साथ, रियाज साहब के साथ, उनकी तो आज बेल हुई है, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ जाके रुकता है मामला। ऐसे मामला और होंगे, और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये मामलात किसी ख़ास नहज पे जाके इन्होंने रुक जाना है। मतलब ये चल नहीं सकते, कंटिन्यू नहीं हो सकते, क्योंकि मुल्क रुका हुआ है पूरा। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम इस वक्त शेक है। और जो मैंने कल भी बात की थी कि तख्ते या तख्ते वाली बात, कि पंजाब का जो इलेक्शन है उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद ये तलखी बढ़ेगी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई आज, मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग, और इसमें जब भी तलखी बढ़ेगी तो उस दौरान जो है वो मज़ीद ये तनाव, मतलब मुस्लिम लीग के कारकुन मिसाल के तौर पे वो PTI के रहनुमाओं को ढूंढ रहे हैं इस वक्त। उनको मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा है नहीं, या नहीं कहा, इससे कतई नज़र वो ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई PTI का रहनुमा मिल जाए अकेला, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब जो कि डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। तो हम अब जाहिर है कि ये बात मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये बात उनकी क़यादत की तरफ से कही गई है नहीं, लेकिन ये कि वो कह रहे हैं कि जी ये तो स्कोर सेटल होंगे नीचे गलियों मोहल्लों में। तो अब ये तो बात बड़ी तलखी की तरफ, मैं इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपस में बातचीत सियासी अकाबरीन की बहुत ज़रूरी है, जिसके नतीजे में नीचे जो मैसेज कन्वे हो, वो मैसेज जो है वो ये हो कि ये गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। लेकिन ये चूँकि गली मोहल्ले की तरफ बढ़ रही है, तो उसके नतीजे में अब ये मामला ख़राब हो सकता है किसी भी वक्त। और उसमें जो मतलब आप ये देखें ना कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वाक़यात होंगे, इवेंट्स होंगे और तेज़ी के साथ होंगे, और तेज़ी के साथ होंगे, और इस पूरे सिस्टम को मज़ीद शेक करेंगे, मज़ीद हिलाएंगे, झंझोड़ देंगे ऑलरेडी एक। और इसमें जो है वो एक तरह से बहुत बुरा भी है, लेकिन एक तरह से आप इसको ये भी देखें ना कि इस बोसीदा सिस्टम ने किसी तरह तो फारिग होना था, तो फारिग ऐसे ही बस, मतलब मुल्क आप देखें कराची में बारिशें, और बारिशों के नतीजे में बहुत बड़े इलाका कराची का बिजली भी नहीं है। कराची हम कहते हैं, लेकिन सिंध में भी यही हालात हैं, बलूचिस्तान के अंदर ये हालात हैं। और मतलब है कि बिल्कुल आप समझेंगे सारा मामला जो है वो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और इनके सर पे, और जो हमारे मुंतखब अरकान हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो सब गायब हैं अपने अपने इलाकों से। और वो इस वक्त जो है वो तलखी इतनी घुली हुई है कि उसमें कोई भी वाक़यात अगर बदकिस्मती से होते हैं तो उसमें कोई सुलह करवाने वाली शख्सियात नहीं है जो बिठा सकें इन सबको। आज देखें, आज इससे थोड़ा सा हमें जब ये मैंने जनवरी फरवरी में जब ये स्टार्ट हुआ था मामला, तो मैंने उस वक्त बात की थी श्रीलंका की। श्रीलंका में आज क्या हुआ है? श्रीलंका में आज ये हुआ है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो दाखिल हो गए उनके सदारती महल के अंदर, और सदारती महल में वो दाखिल हुए, और उसके बाद उन्होंने जो है वो वहाँ के जो मकबूल, बहुत मकबूल प्रेसिडेंट, यानी ऐसे प्रेसिडेंट जो कि यानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनके साथ कभी ऐसा होगा,
और गोताबाया राजापक्सा, वो जो हैं महल में घुसने के बाद हज़ारों की तादाद में लोगों ने महल पे भी कब्ज़ा किया, साथ जो सरकारी इमारतें थीं उन पे भी कब्ज़ा किया। और कमाल ये देखें कि सदर जो हैं वो कहीं महफूज जगह पे उनको ले गए, या वो मुल्क से फ़रार हो गए, ये अभी तक इल्म नहीं। उनका सामान, कुछ विजुअल्स आए कि उनका सामान बहरी जहाज़ में जा रहा है, लेकिन अभी तक इतला नहीं कि वो कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पे हैं, मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं। लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उनके महल पे कब्ज़ा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये महल के अंदर आप देखें लोग, वहाँ पर ये गाड़ियाँ इनकी, इनके ख़ानदान की गाड़ियाँ, और कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये जो दो भाई हैं राजापक्सास, ये इनके साथ ऐसी सूरत हाल बनेगी। क्योंकि दोनों जो हैं, देखिए श्रीलंका का, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि सिन्हा बाहू एक वहाँ के कई सदियों पहले वहाँ के एक बादशाह थे, एक सल्तनत थी। और वो सल्तनत जो थी वो, अब उसके बारे में बड़ा डिस्प्यूटेड है कि वो सल्तनत इंडिया के कुछ इलाकों में थी, मलेशिया में थी, थाईलैंड में थी, विदाउट गोइंग इन डिटेल्स। तो वहाँ पर सेना, वो बुद्ध मत के लोग, वो बुद्ध मत उन्होंने कबूल किया, बुद्धिस्ट। और फिर उस सल्तनत के अंदर ये हुआ कि उसके जो बादशाह थे उसके 32 बेटे थे, 32, और वो 32 के 32 जोड़वा थे, यानी 16 के उसमें 32 जोड़वा बच्चे पैदा हुए थे। तो एक बच्चा जो था वो विजय के नाम से, वो ज़रा अपने ख़ानदान के अंदर उसने कोई नाराज़गी हुई, कोई लड़ाई हुई, उस तारीख में नहीं जा रहा, तो विजय जो था उसको वहाँ से, उस सल्तनत से निकाल दिया गया। और जो है वो जब उसको निकाला गया वहाँ से, सिन्हुरपारा, ठीक है, सिन्हपुरा सल्तनत, तो ये मलेशिया में कुछ लोग कहते हैं, कुछ किसको थाईलैंड में कहते हैं। बहरहाल ये सल्तनत ख़त्म हुए, एक ज़माना गुजर गया, लेकिन ये उसका जो बेटा था बुद्धिस्ट, वो यहाँ आ गया। और वहाँ से फिर जब ये यहाँ पर आके इस जगह पे आबाद हुए, तो वहाँ से ये सिन्हाली कौम, जो सिन्हालीज जो हैं, ये सिन्हालीज जो हैं वहाँ पे फिर ताकत इन्होंने पकड़ी, और ताकत इन्होंने पकड़ी सिन्हालीज ने। और सिन्हालीज जो थे वो फिर उसके बाद, अच्छा ये जो लफ्ज़ है ना, सिन्हा बाहू, सिन्हा का मतलब है शेर, और बाहू का मतलब है बाजू। तो अगर आप श्रीलंका का झंडा भी देखें तो उसके ऊपर भी एक शेर और उसके बाजू में तलवार नजर आती है। तो ये उस बादशाह, उस किंगडम की ये निशानी है जो कि सिन्हाबायू, जिसका बेटा था विजय, और जिसके नतीजे में श्रीलंका में बुद्धिस्ट आके आबाद हुए। तो अब उसमें हुआ ये कि ये यहाँ पे आबाद हो गए। फिर यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलोनीज आई, तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई यहाँ पे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बैठ के कंट्रोल करती थी श्रीलंका, ये उनकी डच कॉलोनी बन गई। फिर उसके बाद ये जो है, ये पुरानी जो समुद्री शारा रेशम है उसका श्रीलंका हिस्सा था। और उसमें फिर ये हुआ कि फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और 1948 में इनको भी आज़ाद, 1947 में पाकिस्तान इंडिया, और 48 में इनको आज़ादी मिली। लेकिन ये भी डोमिनिकन सिचुएशन थी इनकी, डोमिनिकन यानी आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद ही कुछ अरसे तक ये बरतानिया के ही मातहत रहे कि एक हद तक आज़ादी मिली। यानी जैसे हमारे यहाँ और इंडिया में था ना कि वॉइस राय मौजूद रहा, लेकिन हमारे यहाँ से वॉइस राय जल्दी चले गए, इनके यहाँ से देर तक जो एक सिस्टम था वो चलता रहा। और बरतानिया ने फिर इनका नाम जो है सेलोन रख दिया था, और वो नाम इनका 1972 तक रहा। 72 में फिर इनका नाम श्रीलंका हुआ। और ये भी चूंकि कॉमनवेल्थ में ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये चूंकि सब कॉमनवेल्थ बरतानिया ने रूल किए, इसीलिए वहाँ पर भी क्रिकेट होती है श्रीलंका में। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि देख लें कि जिन जिन मुल्कों में क्रिकेट होती है तो समझ जाएं कि वहाँ पे वो हाँ, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, ये हमेशा कॉलोनीज रहे हैं ब्रिटेन की। अच्छा, अब
लेकिन मैं जो बात इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि उसके बाद इनके सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर खाना जंगी शुरू हो गई। खाना जंगी कहाँ पे हुई कि अगर आप नक्शा देखें श्रीलंका का, तो श्रीलंका का जो बिल्कुल जनूब है उसमें एक पलक स्ट्रेट है, आबनाए पलक, आबनाए पलक बिल्कुल अगर ऊपर देखें, ठीक है, रॉबर्ट पलक के नाम से जो मद्रास के गवर्नर थे उनके नाम से। तो श्रीलंका का जो शुमाल है वहां पर जो आबादी है वो सेनाली नहीं है, वो तामिल है। तो तामिल जो थे वो 1975 में या उससे पहले वो तामिल्स के अंदर ये पैदा हुआ, क्योंकि वो अकलियत में, तो उनके अंदर ये पैदा हुआ जोश व जज्बा कि हम जो हैं ये मरकज में जो सेनालीज हैं, ये सेनालीज जो हैं हमारे ऊपर राज करते हैं। तो वो और साथ ही उनकी कुर्बत, क्योंकि पानी को क्रॉस करें तो उधर तमिलनाडु इंडिया की, और इधर जाफना, ये जो इलाका है ये जाफना का इलाका है, यानी श्रीलंका का जो शुमाल है ये जाफना है, जाफना और ये तमिलनाडु। तो यहां पर फिर तमिल टाइगर्स ने जन्म लिया। अच्छा, और तमिल जी अलहदगी पसंद, ये जो पिंक इलाका है इसको आप समझ लें, जो ऊपर है इसको आप समझें एक तरह से कि ये तमिल, ये जाफना, और ये ऊपर इंडिया, तो ये दरमियान में पलक स्ट्रेट यानी आबनाए पलक के नाम से, जो कि मद्रास के गवर्नर होते थे ब्रिटिश दौर में। तो यहां पर फिर जो है आप समझें कि 2009 तक सिविल वॉर हुई, खाना जंगी, लाख के करीब बंदा मारा गया उसमें, बड़ी खूनी तमिल टाइगर्स। और तो बुनियादी तौर पे वो जंग खाना जंगी क्या थी, वो खाना जंगी जो थी वो थी यानी नस्ली बुनियादों पे, यानी तामिल लड़ रहे थे सेनालीज के साथ और सेनालीज की अक्सरियत थी। तो फिर ये हुआ कि 2009 में कंप्लीट, पहले पीस एग्रीमेंट हुआ, फिर उनके जो लीडर्स थे उनको एक एक करके मारा गया, ये सारा कुछ हुआ। तो उसमें ये जो राजा पक्सास थे ये उभर के सामने आए। सही, ठीक। और उस वक्त ये हुआ कि फिर जो महिंदा राजापक्सा थे, महिंदा राजापक्सा वो जो हैं वो यानी प्रेसिडेंट थे महिंदा राजापक्सा, और ये जो गोताबाया हैं उनके जो अभी सदर हैं इस वक्त, ये उनके सेक्रेटरी डिफेंस थे। तो सेक्रेटरी डिफेंस इन्होंने शुमाल में जाके जो कार्रवाइयाँ की उसके नतीजे में वहाँ पे तमिल टाइगर्स जो है वो ख़त्म हुए और एक अमन कायम हो गया। लेकिन सेनालीज की मुकम्मल तौर पे हुकूमत आ गई और राजापक्सा ने जो रूल किया इतने से उसी बेस पे किया कि अक्सरियत हमारे साथ है। फिर उसके बाद ये हुआ कि करप्शन के स्कैंडल्स आने लगे, ये सारा होता गया होता गया होता गया। तो इनके ख़ानदान में जो बुनियादी कैरेक्टर यानी जो अहम तरीन शख्सियत थी वो महिंदर राजापक्सा, यानी महिंदा राजापक्सा जो है वो 1970 से थे, वो 76 साल के, 2005 से लेके 2019 तक वो जो है वो रहे वहाँ के सदर, और 2019 या 2000 मैं अगर डेट, लेकिन दो टर्म्स के अंदर वो सदर है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि अजीब सी बात ये हुई कि वो सदारती इलेक्शन हार गए, यानी वो सदारती इलेक्शन हार गए। अच्छा, सदारती इलेक्शन हार गए महिंद्रा जो थे, और सदारती राजापक्सा वो बड़े यानी वो 76 साल के, तो वो सदारती इलेक्शन हार गए। तो लेकिन उनका जो छोटा भाई 72 साल जी, उसने पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के अंदर वो जीत गया अक्सरियती पार्टी। तो वो छोटा भाई जो था वो अक्सरी, यानी आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि बड़ा भाई हार गया, ठीक है, जो असल था वो इलेक्शन हार गया, और इलेक्शन हारने के बाद वो जो है वो वजीर आजम का इलेक्शन जीत गया। तो जो सदर था वो वजीर आजम बन गया और जो छोटा भाई था वो सदर बन गया। यानी जो असल महिंद्रा जो पुराना सदर था, जो सदर था वो वजीर आजम बन गया, और वो वजीर आजम जो मुल्क से फरार हो गया 76 साल। और जो छोटा भाई था महिंद्रा, वो जो है वो सदर बन गया, जो फंसा हुआ है भी मुल्क में 72 साल का जो था, यानी 76 साल वाला वो। अच्छा, वो जो था वो 2005 से सदर था, सही। वो बाद में वजीर आजम बना, वजीर आजम बन के जब हंगामे शुरू हुए वो भाग गया मुल्क छोड़ के, बड़ा भाई।
छोटा भाई सदर बन गया। अच्छा, नीम पार्लिमानी नीम सदारती सिस्टम है ना, यानी जो कैबिनेट है उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। सेनेट प्रेसिडेंट कैबिनेट को ठीक अपॉइंट, काबीना को, ठीक वजुरा को सदर अपॉइंट करता है। सही यानी उनका जो सिस्टम है वो सदारती और पार्लिमानी के दरमियान है कहीं। ना पार्लिमानी उसे कहेंगे आप, ना सदारती कहेंगे। सदर के पास इतनी पावर्स हैं कि सदर जो है वजीरों को अपॉइंट करता है और काबीना के इजलास को भी चेयर करता है। वजीर आजम डे टू डे जो है वो बाकी मामलात को देख रहा होता है। ठीक तो एक मुख्तलिफ सा सिस्टम है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ये देखें कि जो बड़ा भाई था वो इतने साल सदर रहा, फिर वो सदर का वजीर इलेक्शन हार आजम गया, बना। फिर वो वजीर आजम बन गया। हम्म, उसने अपने भाई, उसको छोटा भाई जो था वो सदर बन गया, वो पीछे फंसा हुआ है। फिर खानदान के और बहुत सारे लोग आ गए, वो वो भी हैं शामिल होते गए, मुख्तलिफ बच्चे मिनिस्ट्रीज में, इधर बिल्कुल। उधर, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका भाई, उसका कजन, पूरी फैमिली आ गई। और ये मजबूत फैमिली, कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा, क्योंकि इनके मुतबादिल कोई वहां पर लीडरशिप नहीं थी। हम्म, अब जनाब ये हुआ कि तो अच्छा, ये हीरो बने, उस जंग में हीरो थे। खाना जंगी खत्म हुई तो उसमें सिविल हीरोज वॉर थे में। राजापक्सा, क्योंकि शुरू में जो ये महिंदर और जो ये दोनों भाई जो हैं राजापक्साज, ये गोताबाया और महिंदरा, ये महिंदरा तो चले गए ना, मैंने कहा ना, जो 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 इतने अरसे सदर रहे वो बाद में वजीर आजम बन के पहले भाग गए। सही। और जो छोटा भाई था वो सदर बन के अब फंसा हुआ है बीच में, और अभी तक वो समझ नहीं आ रही कि क्या होगा उसका। हम्म, अच्छा, तो इशू ये है, और ये नस्ली जंग थी। यानी ये आप इसको इस तरह समझ लें कि सिविल वॉर की तामिल, बात कर हाँ, रहे हैं। यानी अकलियत जो थी वो कह रही थी कि सेनालीज। अच्छा, अब ये जो कुछ हुआ है, अच्छा वो प्राइम मिनिस्टर जो उनके आए नए, कई तो पहले तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं था, बहरहाल एक प्राइम मिनिस्टर उनके, प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया अभी। सर देख रहे थे कि हालात थोड़े बेहतरी की तरफ जा रहे थे, नहीं 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 पेट्रोलियम नहीं, पर हालात उनकी। कोई बेहतर देखें, ये तो वक्ती तौर पे लोग समझते हैं ना कि हालात बेहतर हैं, अंदर ही अंदर वो आईएमएफ का बेल आउट नहीं हो रहा, वो बेल आउट नहीं हुआ था, मुल्क के जी। अंदर ऑयल खत्म। अच्छा, तेल वेल सारा खत्म था आज, हजारों की तादाद में। कल उन्हें कर्फ्यू लगा दिया, उसके बाद अपोजिशन जमातों ने हम्म, और वकला ने मुतालबा किया कि जी आप कर्फ्यू खत्म करें। कर्फ्यू उन्होंने सुबह उठाया, लोगों के पास ना ऑयल ना डीजल ना कुछ, भर भर के लोग पहुंच गए। और कोलंबो में उन्होंने जनाब पहुंचने के बाद जो है वो यानी आप ये देखें कि उन्होंने बड़ी तादाद में लोग जैसे तैसे करके पहुंचे और उन्होंने कब्जा, क्योंकि बंदा रिजाइन नहीं कर रहा था। वो कह रहे थे कि इस्तीफा दो, जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे। अच्छा, इस्तीफा उसने अभी तक नहीं दिया। हम्म, यानी वो कब्जा हो गया है, वो कहां पर है किसी को नहीं पता। क्योंकि बात यह है कि वजीर आजम भी, वजीर आजम ने ऐलान कर दिया इस्तीफा देने का। इस वजीर आजम को दो दफा पहले निकाल चुके हैं। राजापक्सा पसंद नहीं करते इसको, लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी कोशिश कर रहा था ये बचाने की, तो प्राइम मिनिस्टर भी चला गया। अब टोटल पॉलिटिकल वैक्यूम और लोग सड़कों पे सर। कि अब क्या होगा। मतलब श्रीलंका एक ऐसी जगह खड़ा हो गया कि एक सियासी वैक्यूम भी आ गया ना। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कैसे होगी, क्या होगी, हम्म, कौन बुलाएगा, कैसे होगा। तो मतलब पूरा मुल्क, मईशत भी, सियासत भी, सब कोलैप्स। और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखें अगर श्रीलंका की, तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सदियों से, वो कदीम समंदरी शाहराह रेशम। सर। जब यहाँ पे हासाती तौर पे डच पहुंच गए थे, उतरे वो जजीरे पे, उन्होंने कहा ये क्या है भाई, यहाँ तो लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काबू। फिर उसके बाद वो ब्रिटिशर्स आ गए, तो उन्होंने डच से लड़ाई हुई तो ब्रिटिश आके बैठ गए। तो बात ये है कि अब ये यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट, हम्बनतोता, गैली, पोर्ट ऑफ गैली, हम बहुत इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तिनको माली की पोर्ट यहाँ पे, चाइनीज के पास भी चाइना एक के पोर्ट है पास, इनके पास आई इंडिया एम में। अमेरिका, सब देख रहे हैं ना। देखिए इंडो पैसिफिक, पूरी दुनिया में अगली स्ट्रेटेजी के अंदर इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक है। हम्म, तो श्रीलंका को छोड़ा नहीं। कुछ वाकयात ऐसे हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एबे को मारा गया है, जी। ये भी सवालिया निशान है। जापान के जापान। एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी गई, वो सिक्योरिटी नहीं थी। हम्म, और अगर आप देखें पिक्चर्स में, तो वो अकेला बंदा खड़ा हुआ स्पीच कर रहा है, और पीछे से बंदा आया, उसने एक गोली गर्दन में मारी और एक वो। तो डिस्टेबलाइजेशन, क्योंकि वहां गन कंट्रोल है, वहां इस तरह से मैंने कल भी बात की थी कि असलाह नहीं जापान के कैरी अंदर कर असलहा सकते। मौजूद नहीं है। जी। अच्छा, फिर कोरिया के साथ उनके इश्यूज, फिर चाइना के साथ इश्यूज, फिर वो रीजन में क्या होने जा, तो अब उसको एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में लोग देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है, जापान में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्यों, ये मुल्क किस तरह से टूट। जापान तो खैर नहीं, जापान तो स्टेबल मुल्क है, हम्म, लेकिन श्रीलंका तो एक बैठे बैठे 4 5 6 महीनों में आप देखें तो एक मुल्क गायब हो गया। अच्छा, बैंकरप्ट। दोबारा बनना बड़ा मुश्किल होता है। एक दफा कोई मुल्क इस तरह के हालात में चला जाए ना, जैसे आप कहें कि जी यमन को दोबारा बनाना है हमने, तो बड़ा मुश्किल होगा। अल्लाह ना करे, लेकिन लेबनान का भी यही हाल है।
लीबिया का भी यही हाल है। तो मुल्क एक दफ़ा एनार्की में चले जाएं तो फिर उसके बाद उनको दोबारा उठाए, कौन बनाए, कौन वहां पे सियासत, और फिर से सियासी दीगर लैंडस्केप ममालिक भी अपनी मफाद के लिए नहीं आते हैं नहीं उन वो जगहों आएंगे पे। तो फिर नहीं, वो क्यों अभी आएंगे, क्यों अभी तो सड़कों पे लोग, अभी तो असला पुलिस उनके देखें, अभी तो मतलब एक अनार्की है ना, सियासी अदम इस्तेकाम, माशी, इसका कोई अमेरिका कहेगा कि अच्छा जी ये पैसे ले लो और यहाँ पर तुम कल से काम शुरू करो, कितना पैसा ले लो। इन्होंने रशिया जाना था, इनकी डेलीगेशन है वो भी कैंसिल हो गया। इन्होंने आखिरी मिनट पे रशिया से कहा था कि आप हमें ऑयल दें, रशिया ऑयल कुछ दे। दे भी रहा था, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई तो वो अब कौन बात करेगा। अच्छा, मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं कि देखें, ये अब खाना जंगी पहले रही है इतने साल, तो इसका मतलब है कि वो तमिल टाइगर्स वो वहां पर, मतलब है कि वो अनार्की फैल सकती है खत्ते के अंदर, वो बाकी मुल्क हैं आसपास, लेकिन चूंकि जजीरा है, ये एक आइलैंड कंट्री है, तो इसकी वजह से मतलब है कि मुश्किल है कि वो फैले मामला दूसरा बाहर तक, लेकिन जाहिर है इफेक्ट पूरी दुनिया को कर रहा है कि कैसे इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक के अंदर, जहां पे पूरी दुनिया की अगली यानी लड़ाई चाइना और अमेरिका के दरमियान अगर हो रही है तो वहीं पर हो रही है। जब बाली के अंदर वो खत्म हो गई कॉन्फ्रेंस G20, और उससे पहले जो हुआ वो ये हुआ कि मैंने कल भी बात की थी कि 5 घंटे मीटिंग हुई है सेक्रेटरी ब्लिंकन की। अच्छा। सेक्रेटरी ब्लिंकन की, वांग ली जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और 5 घंटे की मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा है चाइना से, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने चाइना से कहा कि रशिया का साथ छोड़ दो। इसका अच्छा, जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं ना, इसका मतलब है कि मीटिंग नाकाम हो गई है, रशिया का साथ छोड़ दो। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि यूक्रेन की जंग का सबसे ज्यादा फायदा चाइना को हुआ है। ये एक असेसमेंट है जो गलत भी हो सकता है। चाइना को इसलिए हुआ है यूक्रेन जंग का फायदा कि एक दफा रशिया जो कभी यूरोप को गैस देता था, कभी इधर देता था, कभी उधर देता था, मैंने आपसे कहा ना, आप बर्लिन में खड़े होके या आप उधर जो है वो पेरिस में खड़े होके मॉस्को को देखें तो आपको लगेगा यूरोप का हिस्सा है, लेकिन अगर आप इंडिया में या बीजिंग में या पाकिस्तान से देखेंगे तो आपको लगेगा रशिया एशिया का हिस्सा है। तो क्योंकि वो इतनी ट्रेड उनकी हो रही थी यूरोप की तरफ, इतना कुछ, और वो सारा जो कि बंद हुआ, तो एक तरह से चाइना को एक तरह से सुकून भी नहीं, फायदा नहीं, सुकून भी आ गया ना कि वो कट हो गया ना, उधर वेस्ट से कट हुआ और नेटो उधर आके बैठ, लेकिन चाइना स्ट्रॉन्ग, चाइना इमर्ज हो रहा है ना, चाइना के ऊपर अब रशिया की डिपेंडेंस चाइना पे चली गई है, क्योंकि वो तिजारत सारी खत्म हो गई ना यूरोप के साथ। और कल से वो बंद हो रही है पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 भी मुरम्मत के लिए 10 तारीख से, 10 तारीख की रात को बंद हो जाएगी, तो उसके बाद 10 दिन बंद रहना है। और एक बड़ी सोच पैदा हो रही है वहां पे कि यूरोप के अंदर की शायद वो पाइपलाइन ना खुले। और मैं आपको ये बताऊं, जो मैंने कल भी बात की थी ना, कि ये जो लोग हैं ना, 2-3 लोग जिनके बारे में ख्याल है, जैसे ट्रंप, लोगों का ख्याल है कि चला गया, खत्म हो गया। ट्रंपिज्म मौजूद है अपनी जगह, सोसाइटी के अंदर ट्रंपिज्म मौजूद है, यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं अमेरिका में आज भी जो ट्रंप को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो वापस आए। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं मशरिक वस्ता में जो चाहते हैं कि ट्रंप वापस आ जाए। अमेरिका में इतने सारे वोट लिए थे ना ट्रंप ने, तो ये नहीं कि ट्रंप चला गया, सोच मौजूद है। वो हो सकता है बाइडेन को भी रगड़ा लग जाए अगले जो उनके जो मिड टर्म में हो रहे हैं। बात यह है कि तो ट्रंप की सोच तो मौजूद है ना, कि ट्रंप ने क्या किया, तो कहा मैं तो नहीं मानता किसी चीज को, ये क्या चीज होती है, क्या होता है ये कोविड, क्या चीज है, मास्क है, इसको फेंको उठा के, ये करो वो करो, फलाना, कौन सी लॉबिंग फर्म, थिंक टैंक, बकवास है सारे। नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना उसमें से इसी तरह से बोरिस जॉनसन भी अभी नहीं जा रहे। बोरिस जॉनसन वो जाएंगे भी नहीं आसानी से। देखिए, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, उनके सक्सेसर ही होगा, उसकी वजह यह है कि जो ये पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं ये जाते नहीं है। नतन्याहू भी नहीं जा रहा अभी, नतन्याहू देखिए ना, गया पलट के वापस आ रहा है, वो मतलब नतन यही घूम रहा है ना, हाँ हाँ, वो अभी फिर लड़ूंगा, मैं करूंगा, मतलब वो जाते नहीं है। ये पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं ना, जो मतलब एक्चुअली नारेबाजी और मुख्तलिफ लोगों को, ये इतनी आसानी से नहीं, मतलब उनकी खास सोच। और जो नई लीडरशिप आएगी बरतानिया की, उसमें सबसे पहले तो ये देखिए ना, ब्रेग्जिट 2016 से लेके, जब से ब्रेग्जिट हुआ है, तो 2016 से लेकर 4 वजीर आजम तब्दील हो गए, और ये ब्रेग्जिट इन्होंने इंजीनियर किया था, बोरिस जॉनसन ने। तो मसला ये भाई कि वो गलत चीजें आ गई ना, बीच में कोविड आ गया, अब यूरोप से उधर चीजें आती थी, सामान आता था, यहां से वहां जाता था, ब्रेग्जिट के बाद वो भी सारा खत्म हो गया। बरतानिया की मईशत बुरी तरह से, यूरोप की, यूक्रेन की, और यूक्रेन के अंदर मातम बिछा हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा था यूक्रेन की फेवर में। और यूरोप जो है वो आज नहीं तो कल वो एक फैसला करेगा, इसके ऊपर दोबारा तकसीम आ जाएगी कि हमें रशिया से अपने ताल्लुकात कैसे रखने, क्योंकि वो सर्वाइवल नहीं है। आने वाले चंद महीनों में
कुछ अरसे में वहाँ पे जो गैस की राशनिंग और ये सारा शुरू हुआ तो यूरोप के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अच्छा, मैं सिर्फ भी बात कहने जा रहा हूँ कि श्रीलंका एक मुल्क चले देखते ही देखते माशी तौर पे फिर सियासी तौर पे मुकम्मल अदम इस्तेकाम, और आप समझें कि एक तरह से, मुझे लफ्ज़ नहीं, हमारा बरादर मुल्क है लेकिन मुझे नहीं पता उसको कैसे कहें इस वक्त, एक रोग स्टेट या एक अजीब सा एक मुल्क जहाँ पे ना कोई सियासत है ना कोई पार्लियामेंट, अपोजिशन जमातें भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत, मतलब एनार्की में चला गया टोटल। मतलब वहाँ पर अब लूट मार, ये सदारती महल, मतलब सिक्योरिटी वाले भी हट गए पीछे पे, लोग जख्मी हुए हैं लेकिन उन्होंने रोका नहीं किसी ने भी। अब इस पूरी सूरत हाल में आप इसको जरा मद्दे सामने रखें और ये देखें कि ये हमारी ये सार्क का मुल्क है, ये सार्क का मुल्क है, ठीक है, हमसे फासला है श्रीलंका का, लेकिन सार्क का मुल्क है, ये सारा हमारे आसपास हो रहा है। उज़्बेकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये आपका लद्दाख के इश्यूज हों, आपके श्रीलंका डिस्टेबलाइज होगी, इंडिया के लिए भी बड़ा कंसर्न है कि ये मामलात वहां तक ना आ जाएं, क्योंकि वो ये जो जंग है तामिल वाली, ये उनकी राजीव गांधी जो थे उनको जो गुलदस्ता पेश किया था खातून ने, और जो सुसाइड अटैक, जो तामिल टाइगर्स थी ना, तो राजीव गांधी का जो कत्ल था वो तामिल टाइगर्स के ऊपर गया था। तो तामिल टाइगर्स ने तो बड़ा इशू क्रिएट किया ना, और तामिल जो है वो इस जो अलग स्टेट बननी थी, अलग इंडिपेंडेंस, तो वो तो तमिलनाडु भी है ना बात, तो इंडिया के लिए बड़ी एक वहाँ की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी रहे वहाँ पे, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तामिल्स की, और जाफना का इलाका पूरा तामिल्स का, और ये इनका भागना, क्योंकि इन दोनों ने वो जंग लीड की थी जिसके अंदर तामिल्स को शिकस्त हुई थी और तामिल लीडर मारे गए थे उस वक्त, ये उसी जंग से ये हीरो बने थे ना, उसी जंग के नतीजे में ये इनकी फैमिली आई थी इक़्तिदार में। 2009 में वो खत्म मारा था उनके लीडर को, और उससे पहले 5 में ये आके तो सेक्रेटरी डिफेंस भाई बन गया था, और जो वजीर आजम और ये सारा। एनीवे, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक नस्ली मामला पर भी है जो बड़े कशीदा हैं, जिनकी एक पूरी हिस्ट्री है। अच्छा, अब इसमें प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, प्रेसिडेंट बाइडेन, एक तो मैंने कहा कि जापान का वो मसला वहाँ खड़ा हो गया बहुत बड़ा, कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को कैसे मारा गया, उसके क्यों मारा गया है, कैसे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और जापान जो है वो ये बड़े क्लोज थे ट्रंप के, यानी ये ट्रंप के बड़े क्लोज थे, और ये अमेरिका के साथ ये क्वाड को सबको लेकर आ गए थे। अच्छा, कोरिया के साथ जापान की एक हिस्ट्री है, जापान की चाइना के साथ एक हिस्ट्री है, जापान इस वक्त एक ये जो है ना, मैंने कहा बहुत बहुत यानी मकबूल लीडर थे, यानी इनकी बहुत अच्छी पूरी तमाम दुनिया में, ओबामा के दौर से प्यूटन के साथ मसला उलझा रहा, वो जजायर के ऊपर जापान का वो चलता रहा तनाज़े, लेकिन वैसे बड़े जो है ना बड़े पॉपुलर लीडर थे। अब इनका कत्ल हो गया, श्रीलंका का आज जो है वो बगावत कर गए लोग सारी। इसी दरमियान जनाब अब वो आ रहे हैं बाइडेन, अगले हफ्ते तक ये जो दौरा है ना यहाँ का, ये जो सऊदी अरेबिया का दौरा है, और उससे पहले इसराइल का दौरा, इसराइल में उन्होंने मशरिकी यरूशलेम जाना है, और मशरिकी यरूशलेम जाना है, साथ ही वो जो मशरिकी यरूशलेम के अंदर वो मुजाहरे शुरू कर दिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कि भाई आपने ये जो कत्ल किया है अबू अकला को, तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये आपने दे दी इसराइल को, उन्होंने इसराइल को भी खुश करना है। वो दौरा ऐसी हवा में होगा, और उस दौरे में एक वो पैक्ट साइन होने की कोशिश हो रही है ईरान के खिलाफ, वो ईरान की, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ईरान तुर्की अभी बज़ाहिर आपको बहुत सारे मुल्क दोस्तियां करते नजर आ रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो सदियों से जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, चाहे वो जजीरों के ऊपर हों, चाहे वो सरहदों के ऊपर हों, चाहे वो तारीख के हों, चाहे वो तारीख में एग्जिस्ट करते हों, रशिया ऑटोमन्स का, ये ऑटोमन्स अरब्स का, ये पूरा, तो वो चीजें ऐसी नहीं खत्म होती। क्या वजह थी जो छोटे छोटे ट्राइब्स ने अपनी अपनी सल्तनतें बना ली, इतने सारे छोटे छोटे मुल्क हैं ना जीसीसी, क्या वजह थी कि एक कबीले ने बने, कोई वजह हुई होगी ना एक मुल्क में बने। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम यहां बैठ के सद्दाम हुसैन कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के साथ ये हुआ, अब इराक जाएं, वो इराक में सद्दाम हुसैन नहीं कहते, वो कहते हैं सद्दाम हुसैन अल तिकरती, तिकरत के अंदर आखिर तिकरत वाला जगह जो थी जहां पूरा जब घेर लिया सद्दाम हुसैन को, तो सद्दाम हुसैन के पास कोई जगह नहीं थी छुपने के लिए, तो वो तिकरत में अपने गांव पहुंचा और वहां जाके छुपा। तो सद्दाम हुसैन वो तिकरत के नाम से उसको, तो इतनी ज्यादा आप समझ लें कि वहां पे कबाइल का और वो जो सारा सिलसिला होता है वो कहते हैं सद्दाम अल तिकरती। तो बात यह है कि वो
अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या यमन के अंदर हुतीस को आप ले लें, उधर देखें, ये अब देखें उन्होंने, बाइडेन ने क्या कहा कि आप जो है ये यमन की जंग खत्म करें। वो यमन की जंग कैसे खत्म करें? मतलब बाइडेन कहते हैं यमन का मसला हल हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा दोबारा, हुतीस फिर मारेंगे। हुती जो मिसाइल मार रहे हैं वही मिसाइल हिजबुल्लाह और हमास के पास है। हिजबुल्लाह के पास तो बिल्कुल वही है, वही मॉडल्स हैं, और वो कहते हैं कि ईरान ने दिए हैं। तो अब इस पूरी पिक्चर में वो महमूद अब्बास के ऊपर ही प्रेशर आ रहा है कि भाई अच्छा, महमूद अब्बास से बात भी कर ली, उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, अच्छा वो भी 4 महीने के लिए हैं, उसके बाद तो इलेक्शन होना है। अब वो क्या कितनी पावर है, कितनी बात, तो नेतन्याहू और लेपिड। तो बात ये है कि ये अदम इस्तेकाम जो है ना, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। वो बाहर के मुल्क अभी तक कह रहे हैं कि हम किससे बात करें, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, 1 या 2 वोटों का खेल चल रहा है। 2 वोट इधर गए तो हुकूमत गई, 2 वोट इधर गए तो हुकूमत गई, पंजाब का इलेक्शन हो गया। इसलिए जो मैंने कल लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, तख्त या तख्ता, या तख्त मजबूत हो जाएगा या धड़न तख्ता हो जाएगा। सर ऐसे ही है। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपसे। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, सियासत पर आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मामला है, क्या देख रहे हैं आप? चूँकि इल्ज़ामात भी लगाई जा रही हैं PTI की जानिब से कि धांधली का भी खदशा है, क्या समझते हैं आप कि क्या सियासी मंजरनामा किस रुख जाएगा और कामयाबी क्या एक्सपेक्ट? ये तख्त या तख्ता है, मैं इसको रोज़ दोहराता हूँ इसलिए क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं और इसमें आपको तलखी और वाक़यात बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये तातीलात वगैरह छोड़ दें ईद की, कि ईद की तातीलात में कुछ नहीं, ये रोज़ कोई ना कोई। अब देखिए ना, आज दुनिया के बहुत बड़े कई मुल्कों में आज ईद मनाई गई, और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और हमारे चैनल की तरफ से, और हम सब की तरफ से, जहाँ जहाँ पे आज ईद है, सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हम कहना भूल गए शुरू में। और कई लोग मुझे चांद रात मुबारक कहते नज़र आए, मैं उनको याद दिलाया कि भी चांद रात नहीं होती, ये जो है ईद उल अज़हा को चांद रात नहीं कहा जाता। और कल जो है वो बाकी जगहों पे ईद है, लेकिन और अल्लाह ताला खैरियत से ईद लेकर आए। जिन जिन लोगों का हज हुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जिनको नहीं हज की तौफीक हो सकी, किसी तरह से नहीं जा सके, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश रह गई तो अल्लाह ताला उनके भी हज जो है वो कबूल। और उसकी तो ज़ात के पास कोई कमी नहीं है रहमतों की और बरकतों की। लेकिन आप ये देखें ना, और ताहिर मशरदी साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त सियासतदान और बड़े अच्छे दोस्त, वो रहलत फरमा गए आज सुबह, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो बात यह है कि इसमें ये देखें, अयाज सादिक साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया वजारत से कुछ देर पहले, और सलमान रफ़ीक साहब जो हैं पंजाब में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि वो पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की कंपेनिंग है वो कर सकें भरपूर अंदाज में। लेकिन वो चूँकि सरकारी ओहदे पे अगर रहते हैं तो उसमें फिर वो कंपेनिंग उनके ऊपर पाबंदी होगी, तो वो इसलिए वो जाके वहाँ पे, यानी पंजाब जो है, मैं आपसे, और उसके नतीजे में इस्तेहकाम नहीं होने जा रहा। देखिए, मैं ये जो बात इसलिए कह रहा हूँ कि रियासत के इश्यूज कुछ और हैं, हमें कुछ नहीं पता कि मईशत हमारी कहाँ खड़ी है और कहाँ आगे कहाँ जाएगी। मतलब कोई अब ना जवाब देने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बात करने वाला है। महंगाई कहाँ जाएगी, बिजली का क्या होगा, गैस का क्या होगा। यूरोप खुद क्राइसिस में जा रहा है आपके सामने कि श्रीलंका को कुछ हो ही नहीं सकता जी, वहाँ पे चाइना आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा और श्रीलंका डूब गया। अब देखें अब आगे क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे श्रीलंका में आगे क्या होता है, ये सवाल है ना, कौन को बेल आउट करता है, कैसे। तो ज़बरदस्त मुल्क है पूरा, लेकिन वहाँ की सियासी क़यादत टोटल गायब, लीडरशिप नहीं है, लीडर मुकम्मल वॉश, ठीक है। तो रियासत संभाल लेगी, श्रीलंका संभाल लेगा अपने आप को। श्रीलंका का जो श्रीलंका है वो संभाल लेगा, कैसे संभालेगा अब ये एक स्टडी केस बना है, क्योंकि वो रोग स्टेट, गलत लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, उनकी फौज है, उनके अदारे हैं, उनके सब, लेकिन एक क्राइसिस फाइनेंशियल पैदा हुआ और उसके नतीजे में रोग स्टेट तो नहीं, लेकिन इस तरह से जरूर आ रहा कि लोगों ने आके सदर को दौड़ा दिया और सदर जाने को तैयार नहीं था, और सदर जो था वो चला जाता। अच्छा वो है बैठे हुए थे ना, वो मतलब बैठे हुए थे, खानदान बैठा हुआ था उनका, था ये तो हमसे ना ली तो सारे हमारे साथ होते हैं, हमने तो जंगें लड़ी हैं इनके लिए और मारा तामिल्स को, तो हम तो हीरोज़ हैं इनके, वॉर हीरोज़। लोगों ने जूते मार मार के भगा दिया। इशू ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं, 4 वोट उधर 5 वोट उधर, इससे इस्तेकाम हो जाएगा। इसको इमरान खान मानेंगे या इसको उन 20 की 20 सीटें, ये 17 या 18 नहीं मिलती, वो तो 20 की 20 कर रहे हैं ना। तो और यह नून हारती, मैंने आपसे कहा कि इलेक्शंस के नतीजे में किसी का ख्याल है कि मुस्तहकम हो जाएगी हुकूमत, नहीं।
जल्द या और लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी खौफनाक चीज़ है वो तलखी है। जो वाकया पेश आया, मैंने आपसे कहा ना कि नून के लोग अब ऊपर से ये नहीं कि नवाज शरीफ ने कहा होगा या किसी ने हो सकता है कहा हो ना कहा हो, मैं नहीं जानता। इतना मुझे इल्म है कि कोई ना कोई पीटीआई का बंदा हत्या लगा तो नून वाले दो चार वो कहते हैं एक दफा हम लगाएंगे तो इनको समझ में आएगा, इनको समझ नहीं आता। उनके कारकुन बड़े, और पंजाब है, अब इस तरह के वाकयात और कौन सारा वक्त अपने साथ सिक्योरिटी लेके घूमे, तो ये मुनासिब नहीं जो वाकया कल पेश आया एहसन इकबाल साहब के साथ। तो आगे इसकी एपिसोड के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुन तैयार हो रहे हैं। अब इशू यहां पे ये है सारा कि इसमें वो अगले चंद दिनों में आप देखें कि बाइडेन का दौरा, पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला होना था, जो मैं काफी दिन पहले कह रहा था कि बाइडेन के सऊदी अरेबिया के दौरे के दौरान और या उससे पहले कोई इत्तेहाद ऐसा जिसमें पाकिस्तान, वो मामला अटक गया। अच्छा, वो अटक गया मामला, अभी रुक गया, अभी वो फैसला यहाँ से नहीं हो नहीं वो 50-50 पे चला गया। बस मैं इसकी ज्यादा डिटेल नहीं बात कर रहा हूँ, वो मामला रुक गया है, ठीक है, जो कि बहुत सर इंशाल्लाह इसकी डेवलपमेंट पर आइंदा आने वाले दिनों में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।